हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और उम्मीद है कि आपको अभी तक के सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे। तो मैं अभी हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कसौनी नाम की एक बहुत ही कौशानी नाम की एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, जहाँ पर सुमित्रानंद पंत जो हमारे हिंदी के लिए बहुत बहुत बड़ा नाम है, हिंदी साहित्य के लिए। उनका जन्म स्थल यहाँ पर है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी विज़िट किया है और काफ़ी अच्छा अच्छा जगह है, काफ़ी शांत छोटा सा हिल स्टेशन है, छोटा सा एक विलेज है यहाँ पे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से त्रिशूल पर्वत दिखाई देता है और मैं आपको सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है कोशिश करूँ यहाँ पर दिखाने की। तो चलो दिखाते हूँ मैं आपको किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ का पूरा वेदर है, पहाड़ हैं। ये जो ऊपर वाले यहाँ वाले जो पहाड़ हैं, सबसे ऊपर वाली जो रेंज है दैट इज़ त्रिशूल पर्वत। ठीक है, अभी थोड़ा क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स की वजह से थोड़ा सा ये ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ दिन में बहुत अच्छा था, क्लाउड्स की वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ नीचे पूरा विलेज है और हम लोग थोड़ा विलेज के ऊपर ही हैं, है ना। आप लोग इधर से देख पाओगे थोड़ा सा। ये वाला जो ऊपर स्पॉट है दैट इज़ विलेज। ठीक है, चलिए तो अभी अपना सेशन शुरू करते हैं। ऊपर आप क्लाउड्स देख ही रहे हो, कितने भयंकर क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू कर देते हैं हम पढ़ाई। ठीक है, नाउ बैकग्राउंड इज ऑल्सो सेटल्ड। कल का सेशन आपने देखा था। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो जितने भी लोगों ने अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग करिएगा ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वेटरी भी है जिससे आप जो है जुपिटर वगैरह को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है ये। छोटा सा एक गांव है यहाँ पे। ठीक है, हिल स्टेशन है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। नीचे बैजनाथ है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक बैजनाथ टेम्पल है, बहुत अच्छा फेमस है ये जगह अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए। और बहुत अच्छा 300 किलोमीटर का व्यू मिलता है यहाँ से। तो जो मैंने अपने इस होटल से जो आपको त्रिशूल पर्वत वाली जो रेंज दिखाई थी, वो 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ से आपको 300 किलोमीटर दूर का व्यू मिल रहा है। यहाँ से आप त्रिशूल पर्वत देख सकते हैं, इवन आप नंदा देवी पर्वत भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और पंचचूली पर्वत है, वो भी, वो रेंज भी देख सकते हो आप। ठीक है, हिमालयन रेंज में है ये त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी और पंचचूली, ये सब आप देख सकते हो यहाँ से। तो बहुत अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, अच्छा खाना है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लोकल पीपल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरा नाम है रमा शर्मा। मैं आप लोगों को यहाँ पे अनअकैडमी पर मैंने पहले पढ़ाया है आप लोगों को, और कैरियर गोल्स पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग ज़रूर से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, अपने एफर्ट्स दे रहे हूँ पूरे के पूरे कि मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल कराऊँ। इवन ऑन दी वेकेशंस मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहूँ। जहाँ कनेक्टिविटी आती है वहाँ वीडियो अपलोड हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए शूट डेली कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम ये सब पूरी यूनिट जब ख़त्म होगी तो आप मान के चलें कि आपके ये सारे टॉपिक्स हो जाने चाहिए, तब आपकी पूरी यूनिट ख़त्म होगी, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी अभी बाहर हूँ तो उतना स्पीड अप नहीं हो पा रहा है, लेकिन डेली अपना रिदम बना रहना चाहिए, अपना फोकस हटना नहीं चाहिए। तो लास्ट क्लास में ना मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कराई थी। जैसे मैंने आपको कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाए थे, यहाँ से शुरू करते हैं, राइज ऑफ रीज़न से कराया था, और उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। राइट,
जॉर्ज रटजर ने क्या बोला है, ये हमारा लास्ट डिस्कशन था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज रटजर ने क्या बोला है, और उसके बाद में मैंने आपको, ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये 8 पॉइंट्स बताए थे कि एनलाइटनमेंट के इफ़ेक्ट के क्या देते हैं ये। अब इसके बाद मैंने आपको अरस्तू का, थॉमस हॉब्स का, ये सारी चीज़ें करा दी थी, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, ये इन्होंने क्या कहा है ये सब करा दिया था, ठीक है। अब जब ये सब हुआ तो एंड ऑफ स्लेवरी हुई, कैसे हुई वो सब हम देखेंगे, ठीक है। और इस सब को कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये आपको पता चल गया होगा पिछले सेशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति भी हुए जिनका नाम था टॉम बॉटमोर। पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, पहला स्टेप होता है किसी भी नए सोशल साइंस का, ठीक है। जब कोई भी सब्जेक्ट एज अ सोशल साइंस हम स्टार्ट करते हैं तो उस सोशल साइंस के पीछे की कुछ फिलॉसफी होती है कि क्यों हमको उसकी ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो हमने एरिस्टो, प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, इन सब से मिली, उसने सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस को एक नया इमर्जेंस दिया। अब अभी एक नया सोशल साइंस क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, किसी को नहीं पता कि अभी आगे जाके ये क्या रूप लेगा। लेकिन टॉम बॉटमर ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने दो नए यहाँ पे पार्ट खोजे। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी से ही काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल फिलॉसफी किस तरीके की है, क्या वो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या उसमें इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं या नहीं हैं, ये दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल और सोशल दो चीज़ें बौद्धिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, ठीक है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी होनी चाहिए। और इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करोगे तो आपको साइंस ऑफ सोशियोलॉजी मिलेगी, ठीक है। तो टॉम बॉटमोर ने भी यहाँ पर अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा पुराना नहीं है ना, 200 साल से भी कम का इसका पास्ट है, 200 ईयर्स का इसका पास्ट है। एकेडमिक इंटरेस्ट की अगर बात करें, रीसेंट ओरिजिन है। और जब हम बात करें तो इसमें 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, 19th सेंचुरी, ठीक है। और इन सारी कंडीशंस ने, जो कंडीशंस आई, उन सारी कंडीशंस ने राइज दिया सोशियोलॉजी को, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्तर पर भी और सोशल स्तर पर भी। ये क्वेश्चन आपका एक बार ही ना यूपीएससी ने पूछा हुआ है। द कंडीशन विच गेव राइज टू सोशियोलॉजी वर बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल। ये अब आप इसको जस्टिफाई कीजिए। आपको यहाँ लिखा हुआ था एक्सप्लेन, और आपको ये 20 नंबर में सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 20 मार्क का ये क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। समझे आप कि नहीं समझे? हाँ भाई, समझो कि नहीं? ठीक है, तो अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझो तो बेटा समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस एक एक लाइन से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, तो इंटेलेक्चुअल कैसे और सोशल कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। इसने बोला है कि इंटेलेक्चुअल एंड सोशल। तो इंटेलेक्चुअल को हम कहते हैं फोर फोल्ड ओरिजिन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल को हम क्या कहते हैं? फोर फोल्ड ओरिजिन। अब ये फोल्ड फॉर ओरिजिन के नाम से भी आज पूछा गया है, और कई बार ये इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स के नाम से भी पूछा गया है। ऐसा क्या हुआ? तो ये एक बार ही 10 नंबर में भी पूछा जा चुका है, पूरा पूछेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्लस सोशल पूछेगा तो 20 नंबर में पूछ लिया उसने, ठीक है। खाली इंटेलेक्चुअल पूछेगा तो आपको 10 नंबर में पूछेगा, खाली सोशल पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा। अब जब टॉम बॉटमोर कह के चले गए कि भैया 2 पार्ट होने चाहिए इसके, ठीक है, 2 पार्ट होने चाहिए। एक सेकेंड रुको यार, मेरे को ना थोड़ा सा बैठने में, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अब ठीक है, अब पास है, ठीक है। चलिए, क्या है, घर पे होता है ना तो सब कुछ पहले से सेट होता है कि किस डायरेक्शन में बैठना है, कैसे नहीं बैठना है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल के बारे में किसने एक्सप्लेन किया? इन्होंने तो बोल दिया कि भैया इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति हुए एलियन गिन्सबर्ग,
ठीक है। इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल होने के लिए सोशियोलॉजी को 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सोशियोलॉजी के इंटेलेक्चुअल होने के लिए। पहली है पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। दूसरी है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तीसरी है बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चौथी है द मूवमेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल फिलॉसफी सबसे पहली आवश्यकता है सोशियोलॉजी एज अ साइंस को इमर्ज होने के लिए, यानी कि कोई ना कोई चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए, कोई ना कोई फिलॉसफी, कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी तो ऑलरेडी डन है, ठीक है। ये सारी फिलॉसफीज जो हैं इन्हीं को पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। प्लेटो ने क्या कहा, फिर अरस्तु ने क्या कहा, फिर थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, ठीक है। फिर प्लेटो ने और क्या बोला, मकाइवली ने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, रेज़ेओ ने क्या बोला, ठीक है। ये स्पिरिट ऑफ लॉ रेज़ेओ मॉन्टेस्क्यू के दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी इसी को कहते हैं। किंग क्या है, किंग एक पॉलिटिकल फेलो है, समझ गए कि नहीं। ये है आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, दिस इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा भी है पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई। दूसरी है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक एक व्यक्ति एक एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। टॉम बॉटेमोर ने कहा कि इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एलन गिन्सबर्ग ने कहा कि इंटेलेक्चुअल होने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। अब वो 4 चीज़ों में से पहली चीज़ हमको पहले ही मिल चुकी है, अलग अलग लोगों की फिलॉसफी इकट्ठी कर दो, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई। दूसरी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एलन गिन्सबर्ग ने नहीं उतने अच्छे से समझाई जितने अच्छे से वॉल्टेयर ने समझाई है। सो दिस फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री वॉज गिवन बाई वॉल्टेयर, ठीक है। और दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट, ठीक है। सोशियोलॉजी का नहीं, इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, जिसको हम फोरफोल्ड ओरिजिन का सेकंड पॉइंट बोलते हैं। इन्होंने कहा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है कि इतिहास में हम ये मानते हैं, सिद्धांत है हमारा, इतिहास में हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारा जो कल है ना वो बेहतर होना चाहिए, वो कल हमारा बेहतर ही होगा। इतिहास में हम कोई भी काम इसीलिए करते हैं, कोई भी वॉर हो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी बैटल हो, वो इसीलिए लड़ा गया है या इसीलिए हुआ है ताकि एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि कल इससे जो है हमारा कल बेहतर होगा, ठीक है। कल बेहतर होगा मतलब कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। भैया आप इस क्यों पढ़ रहे हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल रगड़ के क्यों पढ़ रहे हो, रगड़ के इसलिए पढ़ रहे हो ना कि कल हमारा बेहतर होगा, ठीक है। ये कल हमारा बेहतर होगा, यही जो है आपसे इतनी सारी चीज़ें करवा रहा है। दैट मीन्स कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, इट इज़ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पूरे समाज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, दुनिया के हर समाज पर ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एप्लीकेबल है। दुनिया का कोई भी समाज हो, तभी तो आप सोशियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ोगे, सोशल साइंस की तरफ आगे बढ़ोगे। वॉल्टेयर बिलीव्ड द जनरल आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ये जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है ना, ये जनरल आइडिया सभी पे एप्लीकेबल है। और वॉल्टेयर ने कहा कि यहाँ पर एक ज़रूरत है क्या, कि टू कॉम्बैट द इन्फ्लुएंस ऑफ थियोलॉजी, थियोलॉजी यानी कि रिलीजियस तरीके से जब आप शासन चलाते हैं या रिलीजियस तरीके से सारी चीज़ों को लेते हैं, तो आपका जो इतिहास है वो थियोलॉजी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपका जो इतिहास है या आपके जो भी प्रेजेंट के काम हैं वो भगवान के आसरे नहीं होने चाहिए, वो प्रोग्रेस के आसरे होने चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि भैया आज हम जो भी कर रहे हैं भगवान भरोसे है सब, ठीक है। थियोलॉजी ऑन हिस्ट्री पे नहीं चलना है, हमको उससे कॉम्बैट करना है, उसके इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव से कॉम्बैट करना है। और थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट ने एक आइडिया दिया, आइडिया क्या दिया, गेव आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी। कॉजेलिटी मतलब क्या, कि देयर इज ऑलवेज अ कॉज बिहाइंड एनीथिंग, कि दुनिया में जो भी हो रहा है, दुनिया में अगर पत्ता भी हिल रहा है ना, उसके पीछे भी क्या है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, ठीक है। अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर है, ठीक है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ कॉजेलिटी।
तो भगवान भरोसे ना छोड़ें हम किसी भी चीज़ को, और उसके प्रभाव को कम करें, लोगों में इस सोच के प्रभाव को कम करें। तो एनलाइटनमेंट थिंकर ने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम आइडिया ऑफ कॉजेलिटी देते हैं। आइडिया ऑफ कॉजेलिटी यानी कि हमें लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक कारण है, कारण जो कि आपको साइंस समझा सकते हैं, बिकॉज साइंस हैज़ ऑल दी आंसर्स। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके ना, इनका मकसद ये नहीं था बिल्कुल भी, एनलाइटनमेंट थिंकर्स का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि ये भगवान की या गॉड की या ईश्वर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी ईश्वर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने किंग की और चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। लोगों को कॉजेलिटी का मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसका मतलब ये है ताकि लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को खोले। ऐसा ही नहीं है कि चर्च की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो गया या किंग की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो गया तो उसको मतलब सुन के बस ये है कि हाँ यही सत्य है, इसके अलावा जीवन में कोई सत्य है ही नहीं। ये ना करें, तभी तो लोगों का एनलाइटनमेंट होगा, तभी तो लोगों के अंदर नई चेतना जागेगी। हर चीज़ के पीछे का कारण खोजना है या हर चीज़ के पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी है, तभी आप रेशनैलिटी की तरफ बढ़ोगे। और इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से होगा द राइज ऑफ रीज़न। याद है ये मैंने आपको पढ़ाया था, राइज ऑफ रीज़न। रीज़न यानी कि कारण, कारण हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। इस चीज़ का जो है राइज ऐसे ही होगा पूरे समाज में। अभी तो कुछ ही एनलाइटनमेंट थिंकर थे, पूरे समाज को यदि बदलना है तो ऐसे ही जो है बदलाव आएगा। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसका एक सेंट्रल आइडिया क्या है, बेटर टुमारो का आइडिया। बेटर टुमारो यानी कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। और क्यों बेटर है, बिकॉज क्यों बेटर होना चाहिए और क्यों बेटर होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। यदि आज आप गरीब अवस्था में हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आज आप अमीर अवस्था में हैं, ठीक है, रिच हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए। थियोक्रेसी क्या है, थियोक्रेसी एम्फेसाइज करती है गॉड के रूल, गॉड का जो रोल है उसके ऊपर। लेकिन एनलाइटनमेंट किसके ऊपर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द एफर्ट ऑफ मैन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी या आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके ऊपर, भगवान भी कहता है ना कि मैं उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो यदि आप अपनी मदद स्वयं नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा, है ना। तो लोगों को ये समझाने के लिए बड़ा मुश्किल हुआ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी। तो पहला था पॉलिटिकल फिलॉसफी, दूसरा था प्रिंसिपल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज फोर फोल्ड ओरिजिन में थर्ड वन इज बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने डार्विन का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है डार्विन का सिद्धांत? हाँ भाई, जूम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो। मेरे पुराने लैपटॉप में तो होता था, इसमें मेरे को पता ही नहीं चलता जूम कैसे करते हैं, ठीक है। बट चलिए, आप सबने डार्विन का सिद्धांत ज़रूर पढ़ा होगा। डार्विन के सिद्धांत में डार्विन ने हमको बताया है, क्या बताया डार्विन ने, कि डार्विन को पहली बात तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। डार्विन की जो थ्योरी है उसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने हमें बताया कि भैया अमीबा के बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि ओरिजिन कैसे हुई है स्पीसीज़ की, ये इनकी बुक का नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, कैसे हुई है, ये इनकी किताब का नाम है, तो उसमें बताया है। काफ़ी सारी चीज़ें डार्विन ने हमें बताई है। थ्योरी इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इन्होंने बताया है कि मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हुआ है इंसान का, वो मंकी से हुआ है, मंकी टू ह्यूमन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए, हमारे भाई साहब हैं एक जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं, पहले ये एक बायोलॉजिस्ट थे, साइंस के स्टूडेंट थे, फिर बायोलॉजिस्ट बने। फिर इन्होंने देखा कि हाँ भाई समाज में एक नई लहर आ रही है एनलाइटनमेंट की, तो इन्होंने भी अपनी कुछ कुछ थ्योरी दी। क्योंकि ये बायोलॉजी का इनका बैकग्राउंड था, तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंसान का इवोल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, वैसे ही एक समाज का भी इवोल्यूशन होता है। और इस चीज़ को कहते हैं, डार्विन की थ्योरी को हम डार्विनिज्म कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि अच्छा, अगर समाज का एवोल्यूशन भी ऐसे हुआ है तो इसको हम सोशल डार्विनिज्म कह सकते हैं।
सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म इज द ग्रेट एग्जाम्पल, इन्होंने बताया, इनका ये कहना था कि सोशल डार्विनिज्म इज द ग्रेट एग्जाम्पल कि किस तरीके से साइंस इन्फ्लुएंस करती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ को और एक्शंस को, कि साइंस की एक थ्योरी को आपने सोसाइटी से जोड़ दिया। ठीक है, साइंस की एक थ्योरी जो कि डार्विनिज्म है, उसको किस तरीके से आपने सोसाइटी से जोड़ दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, सोशल डार्विनिज्म। ठीक है, खैर बाद में चल के इनकी ये थ्योरी भी फेल हो गई काफ़ी हद तक। ठीक है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने जो कहा, बात की बात बाद में करेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज़ लाइक एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज़ लाइक, मतलब जैसे एक शरीर होता है, एक सेल होता है। ठीक है, एक सेल होता है, तो क्या क्या होता है, पहले वो प्रिमिटिव होता है, बहुत छोटा सा सेल होता है, और हजारों असंख्य सेलों से मिलकर जो है एक शरीर का निर्माण होता है। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि पहले हमारा समाज प्रिमिटिव समाज था, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, सोशल इवोल्यूशन हुआ इसका। सोशल इवोल्यूशन होके हमारी जो सोसाइटी बनी वो एडवांस सोसाइटी बनी। तो जिस तरीके से एक सेल से एक ह्यूमन या कोई भी आप कह सकते हैं स्पीसीज बनती है। ठीक है, एक सेल से कोई भी स्पीसीज बनती है, वैसे ही प्रिमिटिव सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी में बनी। हजारों असंख्य प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं धरती पर। ठीक है, अर्थ पर हजारों करोड़ों, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हों, जो कि सिंपल हैं, लाइक एन सिंगल ऑर्गेनिज्म, लाइक अ सिंगल सेल। और उससे जो है एडवांस सोसाइटीज़ बनी हैं लाइक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। ठीक है, लाइक एडवांस सोसाइटीज़। इसी को कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल करके यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, फोर फोल्ड ओरिजिन में नाउ द फोर्थ वन करने से पहले जैसे ये है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट एडप्ट एनवायरमेंट। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि यदि जैसे कि एक छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरमेंट को एडप्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है, इट पैरिशेस, वहीं नष्ट हो जाता है। लाइकवाइज यदि सोसाइटी भी चेंज को, सोशल चेंज को एडॉप्ट नहीं करेगी, अपनाएगी नहीं, तो सोसाइटी, वैसी सोसाइटीज़ भी, जो वैसे जो समाज होते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी अर्ली सोसाइटीज़ हैं, बहुत अर्ली सोसाइटीज़ हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ काफ़ी सारी, ठीक है, धीरे धीरे आपकी क्या हो रही हैं, विलुप्त तो होती जा रही हैं। हाउ द मोस्ट अर्ली सोसाइटीज़ पेरिश्ड, तो ये इन्होंने समझाया। ठीक है, तो जैसे कि आपका रोमन एम्पायर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, कॉलोनियल सोसाइटीज़ एक टाइम के बाद में ख़त्म हो गई, सब इंडिपेंडेंट हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए। तो इसको कहते हैं सोशल डार्विनिज्म, कि या तो तुम एडॉप्ट करो, डायनासोर अगर एडॉप्ट नहीं कर पाए तो वो क्या हो गए, या तो एडॉप्ट करो या फिर ख़त्म हो जाओ। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही समाज है, इसको सोशल डार्विनिज्म का है। द लास्ट एंड द फोर्थ इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। कि अगर आपको कहाँ से शुरुआत करी थी हमने, याद रखना, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सोशियोलॉजी की इमरजेंस में अगर हमें देखना है तो हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए पॉलिटिकल, मैं फिर से एक बार आपको क्या करते हो, रिवाइज करा देती हूँ, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ होनी चाहिए। टॉम बॉटमर आए, उन्होंने कहा, टॉम बॉटमर ने बोला कि भैया पॉलिटिकल फिलॉसफी होने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल थ्योरीज जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ जो हैं आपकी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होनी चाहिए, और आपकी सोशल लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब ये आए तो एलियन गिन्सबर्ग करके एक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो इसके चार इसके वेज हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं इसके, जिसको हम 4 फोल्ड ओरिजिन कहते हैं, या फिर कहते हैं इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट यानी कि आपके पास पहले से ये 4 चीज़ होनी चाहिए, जिसमें हमने 4 चीज़ों में क्या पढ़ा, पहले में हमने पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ के बारे में बोला, वो तो पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हमारे पास पहले से हैं। ठीक है, 4 फोल्ड ओरिजिन पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ पहले से हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री होनी चाहिए, वो हमने आपको समझा दिया, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसको यूज़ करके हमने सोशल डार्विनिज्म हर्बर्ट स्पेंसर ने समझाया। नाउ द मूवमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, अब ये कैसे होंगे? ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में फिर से आप सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इसमें आप फिर से 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक आएगा क्या,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और दूसरा आएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इनको क्यों कहा गया, क्यों इनको स्ट्रगल नहीं कहा, क्योंकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था। इसको रिवॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ना बहुत लंबे समय तक चला। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट पीरियड मार्क, डेट टू डेट मार्क करें तो 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक तो चला ही चला, उससे पहले से शुरू हो गया था। तो ये बहुत लंबा था, बहुत लंबा स्ट्रगल हमने देखा। लेकिन अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, आज मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बोला भी था कि एनसीईआरटी की क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ के आना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा, वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है वो। और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊँगे, ठीक है। जब भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझा दूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगी, ठीक है। जब भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइड्स भी ऐड की हैं ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, और अगर सोशियोलॉजी आप ढंग से पढ़ते हो, तो आपके बहुत सारे आस्पेक्ट्स जीएस पेपर 1 के, जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 4 के कवर हो जाते हैं, एथिक्स के, ऐसे के कवर हो जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक समय की बात है। अब आप ये याद रखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब है, किस दिन शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है 14 जुलाई 1789 को। ये डेट आप लिख लीजिए कहीं पे, ये डेट आप लिख लीजिए। मैं इससे पहले की भी आपको कहानी बताऊंगी, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, उससे पहले जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रांस के अंदर, यानी कि यूरोप के अंदर का एक देश है फ्रांस, फ्रांस के अंदर वही आपका क्या है, किस तरीके की हायरार्की थी। सबसे 3 स्टेट हुआ करती थी। ई स्टेट यानी कि आप कह सकते हैं 3 ऑर्डर हुआ करते थे समाज के, ऑर्डर ऑफ सोसाइटीज़, सोसाइटियल ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में किस तरीके से समाज आपका बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी स्टेट, ठीक है, क्लर्जी जिसके अंदर मोनार्क प्लस क्वीन आते हैं प्लस उनके बच्चे आते हैं। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी, जहाँ पे मोनार्क के ही किन्स आते हैं, किन्स एंड किथ, उनके रिलेटिव्स आते हैं, जो नोबेलिटी क्लास है, ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे थे। थर्ड स्टेट में आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। याद है मैंने आपको समझाया था मर्केंटलिज्म कैसे शुरू हुआ, उसके बाद कैपिटलिज्म कैसे शुरू हुआ, याद है। वो शुरू तो हो गया था, उन्होंने अपनी छोटी छोटी लिटिल रिपब्लिक भी बना ली थी, याद है आपको, जो वहाँ पर जहाँ लोग सिर्फ उनकी सुनते थे। उसके बाद थर्ड स्टेट 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। पहले पार्ट में सबसे ऊपर आते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट में काम करने वाले लोग, कोर्ट ऑफिशियल और लॉयर्स वगैरह, ठीक है, जो धीरे धीरे अब समाज में पढ़े लिखे एकेडमिशियन या प्रोफेशनल व्यक्ति आ रहे हैं। थर्ड स्टेट का ही दूसरा हिस्सा था पीजेंट और आर्टिसंस का। ये वो लोग थे जो कि खेतों में काम कर रहे थे, इनके फीफ्स में काम कर रहे थे, लैंड में, और आर्टिसन लोग थे। और ये बड़े आर्टिस्ट पीजेंट हैं, बड़े बड़े जिनके पास अपनी भी कुछ ज़मीन है। और तीसरा हिस्सा वो था जो स्मॉल पीजेंट थे, छोटे छोटे जो हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, या जो लैंड लेस लेबर थे, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूरी या फिर लेबर का काम करते थे, ठीक है। और सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि वही आपके मजदूर और आपके नौकर, स्लेव्स जिनको आप कह सकते हैं। तो थर्ड स्टेट भी 3 पार्ट में बटी हुई थी। अब देखिए होता क्या है कि 14 जुलाई 1789, 89 को 89 बोलते हैं, ठीक है, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में बहुत सारे लोग भीड़ में हुजूम के साथ आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है, लोगों को लगता है, लोगों के बीच में रूमर आते हैं कि जो राजा है, राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है भैया लुई 16, ठीक है, एक सेकेंड, लुई 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लुई 16। लोगों को पता चलता है कि लुई 16 ने ना अपनी आर्मी को, ट्रूप्स को बोल दिया है कि सब जाओ, सिटी के अंदर जाओ और जो दिखे ओपन फायर कर दो, ओपन फायर कर दो सिटीजन्स के ऊपर। अब ऐसा यदि लोगों को पता चलेगा, लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हिफाजत के लिए असला बारूद इकट्ठा करेंगे। 7000 आदमी और औरत टाउन हॉल, मतलब पेरिस का जो टाउन हॉल था, वहाँ आए। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों की मिलिट्री बनाएंगे। अगर राजा के पास अपनी ट्रूप है, राजा के पास अपनी मिलिट्री है, तो हम लोगों की मिलिट्री बनाएंगे। और इसलिए ये सब के सब कहाँ चले गए, उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जहाँ पर हथियार होते थे।
ठीक है। और जब इन्होंने चलना शुरू कर दिया तो ये सिटी के, पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में पहुंच गए, जहां पर एक फोर्ट था, फोर्ट प्रिजन, ठीक है, एक बहुत बड़ा किला था जिसमें जेल थी पेरिस के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसाइल। वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, वहां पे इनको पता था कि वहां पे बहुत ज़्यादा असला बारूद है क्योंकि वो जेल है वहां पर, ये सब के सब उसमें चले गए। वहाँ खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, आर्म्ड फाइट हुई, और जो कमांडर था उस जेल का, जिसको आप अपने देश में जेलर बोलते हैं, उसको मार दिया, प्रिजनर्स को छुड़ा दिया गया, ठीक है। प्रिजनर्स लीड दो, देर वॉज ओनली 7 प्रिजनर थे, ठीक है, उस पूरी की पूरी जेल में सिर्फ 7 प्रिजनर थे, ठीक है, सबको छुड़ा दिया गया और सारा असला बारूद जो है क्या कर लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। और ये क्यों किया गया, क्योंकि ये 7 प्रिजनर कौन थे, ये 7 प्रिजनर वो थे जो कि किंग के तानाशाही रूल के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, ये वो लोग थे, अदरवाइज कोई राजा की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश, पूरा डिमोलिश कर दिया, वहाँ से सारे हथियार ले लिए, डिस्ट्रक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे आपके देश में अभी भी हो रहा है, ठीक है। जो भी मुद्दा है, ठीक है, गवर्नमेंट से आपको, देखो मेरा एक ही कहना है, गवर्नमेंट से आपको जो भी इश्यू है आप उसके अपने हक के लिए लड़ें। अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप जो है गवर्नमेंट की या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तैयारी करते हो फौज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है, या कोई भी पेपर की तैयारी करते हो, पढ़ते हो ना महात्मा गांधी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अहिंसा से सब कुछ करा लिया था। महात्मा गांधी छोड़ो, अन्ना हजारे के बारे में तो देखा ही है ना, उन्होंने थोड़ी ना गोला बारूद चलाया था या आग लगाई थी ट्रेन के अंदर। मास मास आप अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, अगर आपका कॉज सही है कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करने का, तो आपके साथ लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप सही कॉज में ही गलत चीज़ें कर रहे हो, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हो, तो वो गलत है। मान लो मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, ठीक है, या तुम्हारे पेरेंट्स के जैसे लोग, हम लोग कमा कमा के अपनी सैलरी से टैक्स भरते हैं, तब जाके देश में ट्रेन्स वगैरह आती हैं, है ना, आती हैं, खरीदी जाती हैं। आप इतने ट्रेन पे ट्रेन जलाए जा रहे हो, दुनिया भर का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्या देश की सेवा करने की फीलिंग रखने वाला यूथ देश को अंदर से ही खोखला ऐसे करेगा? क्या ये उचित है या नहीं? मतलब आप लोग अपने हिसाब से सोचो, हो सकता है बहुत लोगों के हिसाब से उचित हो कि भाई सरकार हमारी तभी सुनेगी। भाई अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना, तो सरकार इसी चीज़ के लिए आपको अंदर भी डाल सकती है, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, और एक बार आपके ऊपर एफआईआर हुई, आप गवर्नमेंट जॉब में जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। समझ रहे हो आप? अभी आप गवर्नमेंट जॉब में गए नहीं हो, स्क्रूटनी होती है आपके, जब भी आपका वो आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उससे पहले गवर्नमेंट का एक अधिकारी आके आपके पड़ोस मोहल्ले में पूछ के जाता है, हाँ भाई कैसा बच्चा है, रिकॉर्ड क्या है इसका। अगर आपका पहले ही पुलिस रिकॉर्ड होगा, आप चले जाओगे गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपनी आवाज़ दिखाना चाहते हैं, देख भाई किसान आंदोलन हुआ, हाँ हुआ, एक हद तक जितने बड़े स्तर पर ये आंदोलन था उतने बड़े स्तर पर तबाही नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है। क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये सॉल्यूशन है? ठीक है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है, बिल्कुल यदि आपको लगता है गलत है, ठीक है, अगर मुझे लगता है गलत है, तो मैं जाके ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि भाई किसी को जला दो, किसी ट्रेन को जला दो, किसी को, मतलब मान लीजिए यार, किसी, मतलब कितना नुकसान है इस चीज़ में। वैसे हम देश की इकोनॉमी की बात करते रहते हैं, मैं भी करते हूँ कि देश की इकोनॉमी का क्या हो रहा है, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग घर बैठे आपको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो वैसे भी आप सबको फ्री पढ़ा रहे हूँ, ठीक है। मैं तो वैसे अपने बस टाइम पास के लिए कि हाँ भाई कोई चीज़ मेरे को आती है तो चलो बच्चों के साथ शेयर कर दें, चाहे उसके लिए मुझे एडिशनल मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि जो लोग अपने टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, 2 महीने पहले मैं भी टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है, 50-50 हज़ार रुपये मैंने महीने टैक्स पे किया है, तो मेरे को दुख होगा ना। देश के अगर टैक्स पेयर्स ये सब हरकतें देखने के बाद, देश के जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी ये कह दें ना कि जाओ हम भी टैक्स नहीं देते, कर लो जो करना है, क्या करोगे भाई फिर? देश टैक्स पेयर्स पे चल रहा है ना, टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है ना। जब अपने ही पैसे को ऐसे ट्रेन की सूरत में फूकते हुए देखते हैं ना आग में, तो दुख होता है।
आप मतलब जितने भी ये बच्चे हैं या जो भी इन सब चीज़ों के पीछे है वो ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर इन सब चीज़ों में पॉलिटिकल एजेंडा तो होता ही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पूरे एक प्लान्ड वे में फैलाई जाती हैं, मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट दी कॉज, ठीक है, बात बिल्कुल सही है जो भी इशू हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना मुझे नहीं लगता कहीं तक उचित है। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर ये हुआ 14 जुलाई 1789 को, जिस दिन हम कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ये रिवॉल्यूशन शुरू होने के काफ़ी सारे कारण थे। जिस समय पर ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उससे पहले धीरे 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 काफ़ी सारे राइट्स हो रहे थे पेरिस के अंदर। जब पेरिस के अंदर ये राइट्स हो रहे थे ना, तो शुरुआत में जो पेरिस के अंदर राइट्स हो रहे थे वो हो रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड को लेके। ब्रेड जो कि एक बहुत ही स्टेपल डाइट है, हर कोई खाता है, गरीब से लेके गरीब, अमीर से लेके अमीर, हर कोई व्यक्ति खाता है। उसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पेरिस के अंदर, इसलिए ये चीज़ें हो रही थी, छोटे छोटे राइट्स। लेकिन जब लोगों ने सुना कि राजा ने जो है अपनी आर्मी भेज दी है और सबको मारने के लिए, ऐसे रूमर्स फैला दिए गए। अब यहाँ पर भी जो हो रहा है, ट्रेन फूंकी जा रही है, उससे पहले क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ रूमर्स बच्चों के कान में आते, तभी तो बच्चे आक्रोशित होते हैं, तभी तो भीड़ आक्रोशित होती है। किसी के अंदर दम था कि आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जाकर ट्रेन फूंक के आने का? नहीं था ना, कि चलो आज ट्रेन में आग लगाने चल रहे हैं, 20 25 30 लड़के इकट्ठे हो गए। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। ये रूमर होते हैं, आक्रोशित आपको जानबूझ के किया जाता है, आपकी दुखती रग को पकड़ा जाता है। हिस्टोरियंस, ये तो हुआ पेरिस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस दिन शुरू हुआ उसकी बात है। हिस्टोरियंस इसके पीछे काफ़ी सारे कारण बताते हैं। जरा थोड़ा सा और हिस्ट्री में चलते हैं, कुछ दिन पहले और चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ। और बाद मतलब एक सीरीज़ बन गई, ठीक है, चेन ऑफ सीरीज़ बन गई, चेन ऑफ इवेंट बन गई। और बाद में जो लुई 16 था ना, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मार भी दिया गया। ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, ठीक है, उसको देखते हैं। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। तो ये हैं आपके लुई 16 भैया। 1774 में बात है, आपका रिवॉल्यूशन कब हुआ है? 1789 14 जुलाई को। 70 थोड़ा पीछे जाते, 1774 में लुई 16 भैया जो हैं, जिनका जो परिवार था, बर्बन फैमिली थी किंग्स की, ये गद्दी पर बैठे। और जिस समय ये गद्दी पे बैठे, ये 20 साल के थे। उनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी के साथ, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस के रिलेशन शुरुआत में बहुत अच्छे थे। अच्छा, फ्रांस का एक दुश्मन था, फ्रांस का एक एनिमी था, और एनिमी का नाम था इंग्लैंड। ये बात याद रखना, फ्रांस का एनिमी कंट्री था इंग्लैंड। अब क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस में ना लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी, बहुत वॉर चलता था, सीरीज ऑफ वॉर चलते थे, ठीक है, सक्सेशन के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। इंडिया में जो है 1773 में रेगुलेशन एक्ट आई ही चुकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो ही चुकी थी। इंग्लैंड एक पावरफुल पोजीशन में था। फ्रांस में जब ये 20 साल का व्यक्ति राजा बन के आया, तो इसने देखा कि खजाना पूरा खाली है। खजाना खाली होने के पीछे 3 कारण थे। जब आप एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये 3 कारण मिलेंगे, जिनको मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 लिख के दिया है। पहला कारण ये था कि इंग्लैंड के साथ में फ्रांस की लंबे समय से वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, पैसा बिल्कुल बचा नहीं था। दूसरा कारण है कि फ्रांस के अंदर ना एक पैलेस ऑफ वर्सलिस है, ठीक है, उसको मैनेज करने में, वो वहाँ पे कोर्ट होता था फ्रांस का, ठीक है, उसको एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट को मेंटेन करने में ना बहुत पैसा खर्च होता था। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण कि जब लुई 16 आया तो उस समय पर इंग्लैंड, अच्छा याद है ना, इंग्लैंड फ्रांस का दुश्मन है। अच्छा, इंग्लैंड का ना शुरुआत में एक और दुश्मन हुआ करता था, अमेरिका। क्यों मैम? मैम, अमेरिका तो इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करती थी एक समय पर, जी हाँ, लेकिन आपको याद है ना 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था 4 जुलाई को। और ये आज़ाद कैसे हुआ था? ये अपने ही पापा से लड़ाई करके, यानी कि इंग्लैंड से लड़ाई करके आज़ाद हुआ था। तो अगर अमेरिका का भी दुश्मन इंग्लैंड है और फ्रांस का भी दुश्मन इंग्लैंड है, तो फ्रांस मतलब वही है ना कि मतलब तेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो फ्रांस ने अमेरिका की बहुत हेल्प की थी, ठीक है। अमेरिका वॉज अ कॉलोनी एट दैट टाइम। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन
यानी कि इंग्लैंड के अंडर आती थी, उन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में लुई 16 ने, ठीक है, क्या किया, पॉलिटिकल अपने रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए, सबको पता था कि अमेरिका आज़ाद हो ही जाएगा एक समय के बाद, कॉमन एनिमी जो ब्रिटेन हुआ करता था उसके खिलाफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस कराने में हेल्प की। इन सब चीज़ों में भी पैसा दुनिया भर का खर्च होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और रशिया का वॉर देख ही रहे हो आप, सॉरी किसका, अपना ये क्या है, रशिया का किसके साथ में वॉर चल रहा है भाई, हाँ, तो ये वॉर के बारे में आप देख ही रहे हो, कितने कितने देश जो है यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब वॉर हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, तो फ्रांस की जो करेंसी है उसका नाम है लिवरे, ठीक है। उस समय फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लिवरे का डेब्ट आ गया। फ्रांस इतने कर्जे में जा चुका था कि बस पूछो ही मत। और जिस समय ये वॉर चल रहे थे तब फ्रांस 100 करोड़ के लिवरे में के डेब्ट में था, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये 200 करोड़ हो गया। 2 बिलियन लिवरेज जो हैं यहाँ पर हो गए। और अब आप सोचिए कि फ्रांस कितने बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा है। जितने भी बिजनेसमैन थे जिन्होंने गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया था, ठीक है, बिजनेसमैन का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो पैसा था जो गवर्नमेंट ने एज अ क्रेडिट लिया था, बिजनेसमैन उस पर अब 10 गुना चार्ज करने लगे गवर्नमेंट से। उल्टा हो रहा है, देखो, इंटरेस्ट पे, लोन पे 10% एक्स्ट्रा चार्ज करने लगे। और फ्रांस की गवर्नमेंट को अगर ये इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है, अगर ये ब्याज चुकाना था, तो फ्रांस की गवर्नमेंट अपने सालाना बजट से इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रही थी। तो फ्रांस की गवर्नमेंट लुई 16 ने क्या किया, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस तक को मीट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। तो आर्मी की कॉस्ट नहीं उठा पा रही थी गवर्नमेंट, कोर्ट की कॉस्ट नहीं उठा पा रही थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा नहीं दे पा रही थी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ नहीं चला पा रही थी गवर्नमेंट। तो यहाँ गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने आम आदमी यानी कि जो थर्ड स्टेट है ना, थर्ड स्टेट, इन पे टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। अब देखो गवर्नमेंट को, अब जैसे अपने देश में मान लीजिए अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो सरकार के पास 2 ही तरीके हैं, या तो सरकार टैक्स बढ़ा दे जो कि हम मार्च वगैरह तक जो है पे करते हैं, या फिर सरकार क्या करे, इमीडिएट अगर ज़रूरत है तो अंबानी अडानी ऐसे जैसे लोगों से पैसा जो है इंटरेस्ट पे ले ले। अगर बाहर से लेना चाहती है दुनिया में बाहर से, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह से लोन ले ले। IMF वगैरह को मान लीजिए सरकार को इंटरेस्ट देना है तो IMF या वर्ल्ड बैंक ने भी 10% का इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। ऐसे इंटरेस्ट को पे करने के लिए सरकार क्या करेगी, अपने यहाँ पर देश के अंदर टैक्सेस बढ़ा देगी, ठीक है, यही होगा। यही फ्रांस ने किया। जब फ्रांस ने यह किया तो हर चीज़, और ये जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसको देना पड़ रहा था फ्रांस में भाई, ना तो क्लर्जी क्लास दे रही थी, मोनार्क दे रहा था, ना ही नोबेलिटी दे रही थी, ये दे रहे थे हमारे तुम्हारे जैसे आम लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग, ऐसे, ठीक है। तो फ्रांस सोसाइटी 18th सेंचुरी में ये सब चल रहा था। ये बात है आपकी 1774 की। सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे कर रहे थे। और जब ऐसा हो रहा था तो जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट की सोसाइटी का जो सबसे निचला स्तर था वो था फ्यूडल सिस्टम का मारा हुआ, आर्टिसन, पीजेंट और सर्वेंट्स, ठीक है। और ये ओल्ड टाइम से, मिडिल एजेस से ही ऐसे ही चल रहा था इनके यहाँ पर सोसाइटी। और ये सोसाइटी कब तक ऐसे चली है, 1789 में, जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हो गया तब तक वैसा ही सिस्टम चलता रहा। अब क्योंकि लोगों को टैक्स देने पड़ रहे थे, यहाँ पे लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि सरकार तो टैक्स ले ही रही है, चर्च ने भी टैक्स लेना, चर्च भी टैक्स लेती थी। चर्च जो है टैक्स में चर्च का शेयर होता था, जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उसमें चर्च के 2 तरीके के शेयर होते थे। एक जो सरकार, जो चर्च लेती थी टीथिस लेती थी ये पीजेंट से, किसानों से। और यहाँ पर फाइनली जितने भी मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनको ये टैक्स पे करना होता था स्टेट को। स्टेट जब जो है टैक्स लेती थी उसमें से चर्च का हिस्सा निकल के जाता था। दूसरा ये तो तब है जब क्या कर रहा है, पीजेंट जो है स्टेट को टैक्स दे रहा है और स्टेट में से एक हिस्सा निकल के चर्च को जा रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्टली पीजेंट नहीं दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है ये। एक टैक्स चर्च जो है डायरेक्ट भी लेती थी। चर्च 2 तरीके के टैक्स लेती थी। इसमें जो है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं टेल, ठीक है, इसमें जो है काफ़ी सारे क्या थे, टैक्सेस हुआ करते थे। जैसे कि अगर कोई एवरीडे कंजम्पशन कर रहा है सॉल्ट या फिर तंबाकू का, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर भी क्या है, उनको टैक्स देना होता था।
अब ये सारी चीज़ें जो है थर्ड स्टेट का व्यक्ति दे रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति, ठीक है। वो कहते हैं ना, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये महंगाई डायन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टैक्सेस जो हैं, अब आप देखो कि टैक्सेस तो बढ़ ही रहे थे। 1715 में जहाँ पर सिर्फ 23 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन थी, 1789 आते आते ये 28 मिलियन हो गई। 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 50 लाख पॉपुलेशन और बढ़ गई। अब सोचिए कैसे हालात जनरेट हो रहे हैं फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन के। सरकार पूरी की पूरी गर्त में जा चुकी है, पैसे कुछ भी नहीं है। सरकार, अब पैसे नहीं है तो सरकार आम चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी मुहैया नहीं कर पा रही है। सरकार ने हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिए हैं, यानी कि अगर जो 1 रुपये की ब्रेड का पैकेट आता होगा वो 25 रुपये का कर दिया है, ठीक है। तो टैक्स कैसे बढ़ेंगे, हर चीज़ पे आप दाम बढ़ा दो तो ये टैक्स वो टैक्स, दुनिया भर का टैक्स, स्वच्छ कर टैक्स, ठीक है, और स्वच्छ भारत टैक्स, और ये टैक्स वो टैक्स, मतलब काफ़ी सारे टैक्सेस बढ़ा दिए इस तरीके के। जैसे हमारे देश में कई सारे टैक्सेस लगते हैं अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर टैक्सेस, वो सेस भी लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे टैक्सेस बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए, पॉपुलेशन भी बढ़ गई। रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में ये इतने सालों में, और जब रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई क्या है, लो चल रही है। सप्लाई लो क्यों हो रही है, क्योंकि मैम सरकार के पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। सप्लाई लो है और डिमांड ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है मैम, ऐसी स्थिति में होता क्या है मैम, सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में जो है प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप देखो ये एक चेन चल गई, टैक्स बढ़ गए, सरकार इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, टैक्स से कर्जा चुका रही है, और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आम चीज़ जैसे ब्रेड जैसी चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जब ब्रेड जैसी चीज़ के रेट बढ़ जाएं, मतलब आम खाने पीने की चीज़ों के भी रेट बढ़ जाएं, उसको कहते हैं मैम सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने के जो पर्याप्त बहुत ही आम साधन होते हैं वो भी खतरे में आ जाएं, वो भी जो है आप इकट्ठा नहीं करवा पाओ, वो आपकी सबसिस्टेंस क्राइसिस होती है। और ऐसा फ्रांस में पहले भी हो चुका था ओल्ड रजीम में। ये सारी चीज़ें फ्रांस में 1789 4 जुलाई से पहले चल ही रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको एनसीईआरटी में ये दिखेगा, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। आपको दिखेगा कि एक नोबल मैन एक स्पाइडर की तरह बैठा है, ये यहाँ पर भाई ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्पाइडर के, और पीजेंट क्या है, एक फ्लाई, एक मक्खी की तरह। तो जैसे स्पाइडर एक मक्खी को खा जाता है, ठीक है, स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये इस तरीके की एक पोर्ट्रेट बनाई गई है। यहाँ पर द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट, यहाँ पर बोला गया, ये लिखा हुआ है कि डेविल को जितना आप खिलाओगे उतना ही उसकी भूख बढ़ती जाएगी, वैसा वैसा कुछ लिखा हुआ है। और ये बेचारा वो पुअर व्यक्ति है जिसको हमने फ्लाई कहा है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में, जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग। ये पैसा भी ला रहा है, ये फ्रूट्स भी ला रहा है, ये अनाज भी ला रहा है, सब कुछ लेके आ रहा है, ये सैलड भी ला रहा है, मनी भी ला रहा है, सब कुछ लेके आ रहा है। और ये जो अपना फैट मोटे पेट वाला लॉर्ड है, ठीक है, ये यहाँ बैठा है, रेडी है ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, बट ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, उसकी तरफ एक झलक देख भी नहीं रहा है। ऐसे हालात फ्रांस में हो गए थे, समझे कि नहीं। तो लूट करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था। इससे पहले भी पास्ट में रिवोल्ट हुए हैं पीजेंट और वर्कर के में फ्रांस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड रजीम में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन वो हुए थे हाई टैक्स और इंक्रीज प्राइसेस को ही लेके, लेकिन वो फेल हो गए थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक तो उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, दूसरा जो है एक फुल स्केल प्रोग्राम नहीं था, फुल कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं था कि अब तो हम तभी रुकेंगे जब सरकार झुक जाएगी। जैसे किसान आंदोलन भारत में हुआ कि जब तक सरकार अपनी मांगे वापस आए तब तक हम रुकेंगे ही नहीं। तो उसके लिए चाहिए होती है लीडरशिप। लोग परेशान थे, रिवोल्ट भी किए पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, लेकिन एक कोई लीडरशिप ना हो पाने की वजह से वो प्रोग्राम्स जो है फेल हो गए, वो रिवोल्ट्स फेल हो गए। लेकिन जब मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट का जो पहला वाला पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट मैम, ये वाला पार्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाद में इसको लीड किया, ठीक है। 18th सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारे सोशल ग्रुप इमर्ज हो गए, ठीक है। 18th सेंचुरी से पहले ही ऐसे रिवोल्ट हुए थे, लुई 15 के टाइम पे भी हुए थे, लुई 14 के टाइम पे भी हुए थे, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका का ये टसल जो चल रहा था उसमें फ्रांस जो है फुल सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को।
तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। 18th सेंचुरी में हमने देखा नए नए सोशल ग्रुप्स बने, मिडिल क्लासेस इमर्ज हुई, जैसे कि मर्चेंट्स, एकेडमिशियंस, ऑफिसर्स, ये सब। मर्चेंट्स वो लोग थे जो कि ट्रेड कर रहे थे, ऑफशोर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, सिल्क के गुड्स लेके आ रहे थे, वुलन लेके आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी वेल्थ कमाई थी। एकेडमिशियन लोग वो थे जो कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी से जो है क्या कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे, उनको एनलाइटन कर रहे थे। ये जो थर्ड स्टेट का ये जो पहला वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट मतलब जिसको आप अपर मिडिल क्लास कह सकते हो, उन्होंने इस रिवोल्ट को या कह सकते हैं इस रिवॉल्यूशन को लीड किया। उन्होंने क्यों लीड किया मैम, उनका क्या मकसद था? उनका मकसद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये पॉलिटिकल फिलॉसफीज है। थर्ड स्टेट का मानना ये था, थर्ड स्टेट की जो अपर मिडिल क्लास है, इसका मानना ये था कि जितने भी ये एजुकेटेड लोग थे, ये मानते थे कि कोई भी ग्रुप, नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, कि जन्म से कोई भी ग्रुप जो है प्रिविलेज नहीं होता है। एक व्यक्ति की सोशल पोजीशन, सामाजिक स्तर जो है और डिपेंड करता है उसकी योग्यता पर। एक व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है वो उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, राजा वो बनेगा जिसके अंदर मेरिट होगी, जिसके अंदर राजा बनने की योग्यता होगी। ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। ये आपने डायलॉग सुना होगा, ऋतिक रोशन की वो मूवी आई थी, ठीक है, सुपर 30, उसमें ये डायलॉग सुना होगा कि राजा, अब राजा का बेटा वो बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। तो जब ये आइडियाज फैलने लगे समाज में, तो इनका एक सोच थी कि अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, तो राजा का बेटा राजा ना बने और राजा वो बने जिसके अंदर राजा बनने की योग्यता हो। उसके लिए समाज में चाहिए फ्रीडम, समाज में चाहिए बराबरी का कानून, समाज में चाहिए सबके लिए अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फिलोसफर्स जैसे कि जॉन लॉक हुए, रोज़ेओ हुए, जीन जैकस रज़ाओ, इन सब की पॉलिटिकल फिलॉसफी से ये सारी चीज़ें ये लोग कौन थे? ये लोग वही थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक है। ये वही थर्ड स्टेट के लोग थे जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बड़े एकेडमिशियन थे, फिलोसफर्स थे, ये वही लोग थे। इन लोगों की बातों ने बाकी सारे लोगों को भी क्या किया, अपने साथ जोड़ा। अब जैसे जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने अपनी एक बुक लिखी है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, नाम याद रखना इस किताब का। जॉन लॉक ने इसमें बोला है कि लॉक शॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मैंने आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होती है, जहां चर्च बताती है कि राजा कौन बनेगा, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट, और जब राजा जो राजा बनता है उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। तो जॉन लॉक यहाँ पर कहते हैं कि ये मैं बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता हूँ, ये बिल्कुल रिफ्यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए समाज में। तो इनसे काफ़ी लोग प्रेरित हुए। फिर रोज़ेओ हैं, रोज़े ने इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया, जॉन लॉक के आइडिया को, और इन्होंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मोंटेस्क्यू वाला पढ़ा है ना, मोंटेस्क्यू वही है ये। तो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो राजा और पीपल के बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया कि राजा क्या देगा, राजा आपको सिक्योरिटी देगा, वेलफेयर देगा। आप क्या दोगे, आप टैक्सेस दोगे, ठीक है, आप काम करोगे देश के लिए। तो वो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू की जो बुक है, इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पहले बताया गया। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक व्यक्ति होना चाहिए जो कानून कहाँ बनेंगे, वो सबके लिए, सबके साथ में बनेंगे, पार्लियामेंट, ठीक है। एक अलग होना चाहिए जो उन कानून को क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है, कोर्ट है आपका। और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया गया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जब मोंटेस्क्यू ने बताया, तो यही मॉडल ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अंतर्गत पहली बार जब उनका 1776 में जब देश आज़ाद हुआ यूएसए 4 जुलाई को, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। 13 कॉलोनीज ने जब डिक्लेयर किया था अपना इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, तब उन्होंने इसी द स्पिरिट ऑफ लॉज को एक्सेप्ट किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीज़ों को डाला गया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार इंडिविजुअल राइट्स को जो है गारंटी करा। और इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थिंकर्स जो फ्रांस के हैं, ठीक है, जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे उनको यूज़ करके अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जबकि देखो फ्रांस में अभी भी जो है मोनार्की चल रही है, लेकिन फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर अमेरिका को जो है प्रेरित कर रहे हैं। और जब ये हुआ, ठीक है, जब ये हुआ तो एक न्यूज़ आई
द न्यूज़ दैट लुई 15 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, कि अमेरिका आज़ाद हो गया है, अपना बहुत पैसा खर्च हो गया है, तो फ्रांस के इस मोनार्क ने कहा कि अपन जो है क्या करेंगे, अपन और टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है, टू मीट द फर्दर एक्सपेंसेस। जब ऐसा हुआ तो लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा और काफ़ी ज़्यादा एंगर आया, रोष उत्पन्न हुआ, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के खिलाफ। सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस यानी कि जो सोशल हायरार्की के जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हैं उनके खिलाफ, ठीक है। थर्ड स्टेट क्या कर रही है, थर्ड स्टेट आपका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। तो प्रोटेस्ट करना जब शुरू किया तो क्रांति तो जुलाई में आई, ये बेस्टाइल में जो डाका पड़ा, आर्म्ड रिबेलियन जो हुआ वो तो जुलाई में हुआ, लेकिन 5 मई 1789 को लुई 16 ने बुलाई क्या, असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, तीनों स्टेट के जनरल्स की असेंबली बुलाई टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। अब दिक्कत ये है इस असेंबली में कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि इस स्टेट के अंदर बेटा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 5 मई को जब इसने स्टेट बनाई तो इसके सामने एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर पहली और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों से थे। पहली स्टेट से क्लर्जी क्लास से 300 लोग, सेकंड स्टेट से नोबेलिटी से भी 300 लोग, ठीक है। हु वर सीटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, यानी कि एक साइड क्लर्जी क्लास और एक साइड नोबेलिटी क्लास, ठीक है। इधर आपके मोनार्क बैठे हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट थी, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे, ठीक है, उनको खड़े रहना था, तो अपने आप में एक बेइज्जती है। हाँ जी मैम। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट स्टैंड एट द बैक, 300 इसके, 300 इसके और 600 इसके, 300 300 600 600 600 1200 लोग हो गए। 1200 लोगों में से, ठीक है, 300 300 और 600 से सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कौन थे, इन्होंने साफ कह दिया था कि थर्ड स्टेट में सिर्फ वही 600 लोग आएंगे जो बड़े बड़े या तो बिजनेसमैन होंगे, प्रॉस्परस होंगे, एजुकेटेड मेंबर्स होंगे। ना तो किसानों को, ना ही आर्टिसंस कारीगरों को, ना ही औरतों को असेंबली की थर्ड स्टेट में एंट्री करने की अनुमति थी। भले ही ये थर्ड स्टेट में आते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के अंतर्गत ये असेंबली का हिस्सा नहीं बन सकते थे। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, डिमांड्स थी, वो लेटर्स के माध्यम से ये जो 600 रईस पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट के, वो आगे लेके जाते थे। तो इस 5 मई को जब बुलाई गई ये सभा, तो इस सभा में 40,000 लेटर आए थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट की तरफ से 40,000 लेटर आए। अब एक और समस्या है। समस्या क्या है मैम? समस्या ये है कि वोटिंग कैसे होती थी इस थर्ड स्टेट में, जहां मैम अगर आप तो कह रहे कि 300 क्लर्जी क्लास है, 300 आपकी जो है नोबेलिटी क्लास है और 600 थर्ड स्टेट से हैं, इसका मतलब थर्ड स्टेट तो अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही 50% में है। अगर इन 600 लोगों में से किसी एक ने भी यहाँ पर वोट डाल दिया तो ये 50% + 1 हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो थर्ड स्टेट के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम ये थी कि डिस्पाइट बीइंग इन दी मोर इन दी नंबर्स, हर स्टेट सिर्फ एक ही वोट डाल सकती थी। एक वोट इसका, एक वोट इसका और एक वोट इसका। इसका मतलब क्लर्जी क्लास के पास एक वोट नोबेलिटी के पास और एक वोट थर्ड स्टेट का। इसका मतलब ये 600 लोग मिलके एक वोट कर पाएंगे, ये 300 लोग मिलके एक वोट करेंगे और ये 300 लोग मिलके एक वोट करेंगे। और नोबेलिटी कौन है भाई? नोबेलिटी में नोबल्स कौन है? नोबल्स राजा के नाते रिश्तेदार है ना। थर्ड स्टेट वाले पढ़े लिखे या पीजेंट या किसान या औरतों के रिश्तेदार तो है नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्लर्जी क्लास को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और फिर 2:1 थर्ड स्टेट ऐसे हार जाएगी। तो हमेशा थर्ड स्टेट हारती थी और कोई भी नया कानून बनता था तो चलती इन दोनों स्टेट्स की थी। ये सेटिंग थी। तो वोटिंग इन दी स्टेट जनरल, जब स्टेट जनरल की वोटिंग करते थे तो एक स्टेट का एक वोट हुआ करता था पहले। अब
जो ये 5 मई को जब ये वोट मतलब असेंबली जोड़ी गई, तो यहाँ लोगों ने बोला कि ऐसा है कि पहली बात तो ये 40,000 लेटर्स में जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, हमें जो वोटिंग की डिमांड है वो हमको चेंज करनी है। हमको जो है ऐसे वोटिंग नहीं करनी है, हमको वोटिंग करनी है 300 वोट, 300 वोट और 600 वोट, यानी कि हर व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो इसको लेके चर्चा हुई इस सभा के अंदर। मेन मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। जब ऐसा हुआ तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। पहले क्या था, 1 स्टेट इक्वल्स टू 1 वोट, अभी 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट है। तो क्योंकि पूरी की पूरी स्टेट को झुकाना इम्पॉसिबल है, इन 300 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को अपनी तरफ करना इजी है। तो अगर आपके पास 601 वोट आ गए तो उनके पास कितने हो गए, 599 वोट्स, यानी कि आप यहाँ पर जीत रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? अब आगे चलिए। तो ये क्या था, ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि फिलोसफर्स ने दिया था, जैसे कि रोज़ेओ हैं, मोंटेस्क्यू हैं। रोज़ेओ ने यही बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो स्पोक पर्सन थे पूरे होल फ्रेंच नेशन की तरफ से, जो 600 लोग गए थे चुन के, उन्होंने जो है बोला कि हम जो है यहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं, जैसे कि संसद में से आपका विपक्ष वॉकआउट कर जाता है वैसे ही, और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इन द प्रोटेस्ट उन्होंने वॉकआउट कर दिया। 5 मई को यह हुआ था। 20 जून को ये सारी चीज़ें चलती रहीं। असेंबली हॉल में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए, 600 के 600 लोग, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। उन्होंने अपने आप को बोला कि अब हम बनाएंगे नेशनल असेंबली। प्रोटेस्ट में इन 600 लोगों ने घोषित किया कि हम लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे और हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, हम कोई भी चीज़, हम कसम खाते हैं कि जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते फ्रांस के लिए, तब तक हम दम नहीं लेंगे। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो मोनार्क की पावर को क्या करेगा, लिमिट कर देगा। और इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया मिराबियो एंड एबेस सेलिस ने। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे। दिस वॉज द इमेज, द टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के लिए इन्होंने डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब ये होगा तो ये राजा की पावर को लिमिट करने के लिए हो रहा है, और राजा की पावर को लिमिट करने के लिए हो रहा है, तो क्या राजा को अच्छी लगेगी ये बात? बताओ तुम मेरे को। हाँ भाई, राजा को अच्छी लगेगी ये बात? नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जब नेशनल असेंबली 20 जून को इकट्ठी होकर जब इन्होंने बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, जिस समय ये ड्राफ्ट कर रहे थे, ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय राजा सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या करूं। तो जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे 600 लोग मिलके, उसी समय, ठीक है, उसी समय विंटर, फ्रांस में विंटर थी और विंटर का टाइम था, और विंटर की वजह से हुआ बैड हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट बैड हुआ तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। बेकर्स जो जिनके पास, ठीक है, होर्डिंग शुरू हो गई। होर्डिंग समझते हैं ना, जमाखोरी, होर्डिंग स्टार्ट हो गई। होर्डिंग स्टार्ट हो गई, क्या हो गया मैम, इससे प्राइजेस बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब जो जितने भी बेकर्स हैं, बेकरी वाले, ब्रेड की हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, स्टेपल डाइट की, बेकरी के जितने भी आइटम्स थे खाने पीने के, उनके प्राइजेस बहुत बढ़ गए। सप्लाईज को होल्ड कर दिया गया, और काफ़ी बड़े बड़े, मतलब लॉन्ग क्यूज़, ठीक है, लॉन्ग क्यूज़, QUE क्या बोलते, क्यूज़ कतारों को क्या बोलते, QUES, लॉन्ग क्यूजेस में घंटों लगने के बाद तब जाके आपको क्या मिलता था, एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। ठीक है, तो ये होने लगा तो विमेंस, क्योंकि भाई बच्चे भूखे हैं तो क्या होगा, विमेंस गॉट एंग्री। समझे कि नहीं? और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है ये बाढ़ की तरह इकट्ठा होकर स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स,
दुकानों में बाढ़ की तरह घुस गई सब कुछ तोड़ ताड़ के। और जब ऐसा हुआ तब उस समय, ये वो समय है, ये 20 जून की बात है, ठीक है। और ये सब होते 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 14 जुलाई आ गया। और जिस समय राजा को ये खबर मिली थी, मैंने आपको बताया काफ़ी पहले से, कब से बताया मैंने आपको, जब ये 1774 में लुई 16 राजा बना था, उससे आगे तक की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। 14 जुलाई 1789 को जब राजा को ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, तो राजा ने बोला, जब ये लोग क्या है दुकानें तोड़ के अंदर जाने लगे, तो राजा ने ऑर्डर दिया अपनी, ठीक है कहाँ चला गया यार, ऑर्डर द ट्रूप्स, ठीक है, ऑर्डर द ट्रूप्स टू शॉट एट साइट, समझे कि नहीं। और जब लोगों को ये पता चला तो 14 जुलाई की रात को क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। सब लोग बोले कि अब दुकान में बाद में जाएंगे, ये राजा को ही देख लेते पहले, ठीक है। और ये जो क्राउड है ना, क्राउड, ठीक है, क्राउड जो है कहाँ चला गया, एजिटेटेड क्राउड, एजिटेशन होता है, एक होता है आपका क्या, विरोध प्रदर्शन। एक जब विरोध प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में आ जाता है ना, उसको कहते हैं पहले एजिटेशन, गुस्से में जब आ जाता है। और यही गुस्से में आया हुआ अभी क्या है, अभी जो इंडिया में चल रहा है ना, वो एजिटेशन है। एजिटेशन जहाँ ये सारी चीज़ों को जला वला रहे हैं। अगर ये सब उठ के कहाँ चले जाएँ, सरकारी दफ्तरों को बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दें या ऐसा कुछ हो, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सरकार को झुकाने के लिए हर संभव प्रयास बुरे से बुरा स्तर पर चले जाएं तो वो रिवॉल्यूशन है। तो जब एजिटेटेड क्राउड जो है कहाँ चला गया, स्टॉर्म, इन्होंने बोला कि दुकानों से ब्रेड तो बाद में लेते रहेंगे, स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड, हाँ जी, कौन सी थी वो प्रिजन जेल, मैम बेस्टाइल, ठीक है। और वहाँ से इन्होंने लिए क्या, हथियार। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे की कहानी, समझे। और जिस समय ये हुआ मैम, ये तो पेरिस में हुआ था, आपने कहा ये पेरिस में हुआ, जिस समय ये पेरिस में हो रहा था ना, तब गांव गांव में ये सारी चीज़ें खबर पहुंच रही थी। और जब ये सारी चीज़ें खबर पहुंच रही थी तो पकी हुई फसलों को किसानों ने जला दिया। पकी हुई फसलें जो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी, उनको किसानों ने जला दिया। बहुत कुछ हुआ और इस तरीके से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया। जब रिवॉल्यूशन आया तो इतना बड़ा रिवोल्ट देख के, ठीक है, लुई 16 ने फाइनली, मैम फ्रांस के रिवॉल्यूशन का नतीजा क्या रहा, आ जाओ। तो लुई 16 ने क्या किया, फाइनली ऑर्डर्ड टू रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि भैया पूरी तरीके से मुझे मार दें या सत्ता से ही खदेड़ दें, उससे बढ़िया यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर लो। इस तरीके से आई फ्रांस में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एटलीस्ट मैं मोनार्क तो बचा रहूँगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्क क्या है कि मैम पदवी तो बची रहेगी ना, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आ जाए। तो ये हुआ 4 अगस्त 1789 को फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास किया गया। असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और क्लर्जी क्लास को ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर जो है क्या किया गया मैम, जितने भी जो कर चर्च लेती थी वो सबको ख़त्म किया गया, ठीक है। थीसिस जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया। जो चर्च के पास जितनी भी ज़मीन थी उसको चर्च से वापस ले लिया गया। लैंड ओन्ड बाई चर्च वर कन्फिस्केटेड और एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने सारे के सारे एसेट्स को एक्वायर कर लिया। और ये जो एसेट्स थे जिनको एक्वायर किया, ये 2 बिलियन लिवरेज के थे। और इतना ही लगभग जो है कर्जा सरकार के पास उस समय पर था, ठीक है। तो इतने सेट्स को, इतने फ्यूडल सिस्टम ख़त्म किया, वो सारी ज़मीन सरकार के पास आई, चर्च की सारी ज़मीन सरकार के पास आई, तो सरकार के पास इतने रुपए के एसेट्स वापस आ गए। समझे आप कि नहीं समझे। फ्रांस इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। खैर उसके बाद फ्रांस जो है कंप्लीट डेमोक्रेसी भी बना, वो आप पढ़ लीजिएगा कैसे बना। मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया है।
यहाँ तक के कोई भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, यहाँ तक के कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से फटाफट से मेरे को बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, मतलब जितना मेरे को आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझाना था। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कराने का है, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय देती हूँ मैं, आप मुझे बताइए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार ही देख लेती हूँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं। चलिए, ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं और फिर इस टॉपिक को ना आ जाओ। जब ये सब हो गया ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो मैंने आपको इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो एनलाइटनमेंट की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। पॉलिटिकल फिलॉसफीज लोगों ने दी थी, उसकी वजह से हुआ। एनलाइटनमेंट ने एंकरेज किया था क्रिटिसिज्म को, क्रिटिसिज्म कि सरकार कितना करप्शन कर रही है, मोनार्की कितना करप्शन कर रही है। मोनार्की कितना करप्शन कर रही है, इन्होंने ये बताया था। किंग लुई 16 के बारे में बताया था। और मैरी एंटोनेट जो इनकी वाइफ थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो थी प्रिंसेस, उनके बारे में। एंड द एरिस्टोक्रेसी, जो आपकी नोबेलिटी और क्लर्जी क्लास थी, उसके बारे में। ये सारी चीज़ें बताई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हमको ये पता चली। फिर राइट्स को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ हुई। बट पीपल हैड द फीलिंग ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। अभी क्या आई थी मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को था कि हमको तो कंप्लीट, अपन को चाहिए कंप्लीट इज्जत, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी, ये 3 चीज़ें चाहिए थी। इवन यही 3 चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों ली गई हैं, क्योंकि सबसे पहले लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी की बात यही हुई। दे वॉन्टेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी भी मोनार्क बैठा है इनके सर पे, विच हैज़ टू बी चूजन बाई देम, डेमोक्रेसी। और यहाँ से जो है आया क्या, चेंज इन दी वैल्यू ओरिएंटेशन। तो जब फ्रांस के अंदर एनलाइटनमेंट हुआ, एंकरेज, ये सारी चीज़ें हुई, क्रिटिसिज्म आया, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ उसी समय पर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, अब आप फिर से जो है क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं बताऊंगी। और इन्हें अपनी वैल्यू ओरिएंटेशन भी इनकी बदल गई। अब इनको लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। और ये दोनों चीज़ जब जुड़ जाती है ना, एक तो लोगों की फीलिंग और दूसरा समाज के अंदर बदलाव, टेक्नोलॉजी का बदलाव, इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे समाज की सोशल सेटिंग्स का बदलाव, तो ये दोनों चीज़ें जब जुड़ती हैं ना, तो होता है क्या, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे पनपती है। जितना ज़्यादा ये दोनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी, डेमोक्रेसी अपनी तरह अपनी फुल पेस में आती जाएगी। ये था सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट का पहला हिस्सा, ठीक है। अभी हम 4 फोल्ड ओरिजिन कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल फिलॉसफीज देखी हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, उसमें इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट में फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री देखी है, ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा है, सोशल डार्विनिज्म, और सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा है। इन सब की समरी करते हैं। समरी क्या, कि इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट में किस किस चीज़ ने हमें क्या क्या बताया। पॉलिटिकल फिलॉसफी ने हमें बताया सिविल सोसाइटी के बारे में, आइडिया दिया सिविल सोसाइटी का। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ने हमें प्रोग्रेस के बारे में बताया, प्रोग्रेस, ठीक है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस दिया। और आइडिया, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी दिया, देयर इज ऑलवेज अ कॉज बिहाइंड एनीथिंग हैपनिंग इन दी सोसाइटी।
बायोलॉजिकल थ्योरीज ने हमें सोशल डार्विनिज्म बताया और हमें बताया कि अगर आप एडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे, और अगर आपको इवॉल्व करते रहना है, विकास करते रहना है, तो आपको एडॉप्ट करते रहना होगा। तो इसने बताया एडप्टेबिलिटी प्लस इवोल्यूशनरिज्म। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म यानी कि समाज कैसे जो है इवॉल्व करेगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमको बताया ये सोशल और पॉलिटिकल का है, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर ये दोनों चीज़ें हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें बताया कि हमारे पास में राइट्स, अधिकार ऐसे होने चाहिए जो एलियनेट ना हो, यानी कि हमारे अधिकार जिनको कोई छीन ना सके, इन एलियनेबल राइट्स लोगों के पास में होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार हमें दे जिनको कोई छीन ना पाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमें एक साइंटिफिक टेम्पर प्रोवाइड किया। साइंटिफिक टेम्पर यानी कि विद द हेल्प ऑफ साइंस पीपल कैन डू बेटर थिंग्स इन द लाइफ एंड देयर इज अ आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड देयर इज समथिंग बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब जुड़ी, इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट। जब ये सारी चीज़ें जुड़ी और जब ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं तो ये आपको प्रोवाइड करती हैं दीज होल फाइव थिंग्स एडेड एंड गेव अस द रेशनल इंडिविजुअलिज्म। रेशनल यानी कि लॉजिकल, इंडिविजुअल यानी कि कंप्लीटली फ्री व्यक्ति। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, थ्योरी, फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इज्म मतलब देयर इज समथिंग, फिलॉसफी, सिद्धांत। इंडिविजुअलिज्म का सिद्धांत यानी कि आप कंप्लीटली फ्री हैं। ठीक है, आपके अपने कुछ राइट्स हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता। दीज होल 5 थिंग्स गेव अस दी रेशनल इंडिविजुअलिज्म। तो ये अगर आपसे कहीं आ जाता है, कल को आपको पूछता है कि हमको रेशनल इंडिविजुअलिज्म कैसे मिलता है, तो आपको ये पूरा 4 फोल्ड ऑरिजिन से बताना है। इनसे जुड़े हुए लोगों के नाम बताने, जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी में आपको डार्विन का और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बताना है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में आपको एलन गिन्सबर्ग का नाम बताना है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको प्लेटो, अरस्तो, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, रोज़ेव का नाम बताना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको रोज़ेव और मॉन्टेस्क्यू का नाम बताना है। और जो 2 लोग थे जिन्होंने लीड किया था उनका नाम बताना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये पढ़िएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब ये सब हुआ, ठीक है, तो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब ये पहला पार्ट है। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट में एक चीज़ और है, द सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। मैम ये बहुत लंबा नहीं हो रहा टॉपिक, इसीलिए तो पूरा ऑप्शनल है ये, है ना, इसीलिए तो ऑप्शनल है, इन डेप्थ। तो सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन, अदरवाइज मैं तुमको कह देते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के आना क्या होता है। ठीक है, और वहीं मेरा काम खत्म हो जाता। मेरा ये 40 मिनट का मतलब जो मैंने लगाया है तुमको हिस्ट्री की क्लास से, एनसीईआरटी से पढ़ा के, वो पूरा पहले ही ख़त्म था। तो सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन, द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में 2 चीज़ें थी, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस की गवर्नमेंट जो है लिटरली बैंकरप्ट हो चुकी थी, और एक थी बैड हार्वेस्ट जो विंटर सीजन की वजह से हुई थी। फ्रांस के अंदर यही 2 चीज़ें हुई थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस प्लस बैड हार्वेस्ट, आपको दोनों के रीज़न पता है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुई उसके 3 कारण आपको पता है, और बैड हार्वेस्ट विंटर की वजह से हुई थी। ये तो आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ थी। और जब ये दोनों चीज़ें हुई तो इन दोनों चीज़ों ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो किया फ्रांस के ऑर्डिनरी लोगों का। ठीक है, फ्रांस के ऑर्डिनरी लोगों का। लैंडलेस जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और बहुत ज़्यादा हंग्री हो गए, एंग्री भी थे और हंग्री भी थे। और जब ये हुआ, ठीक है, जब ये हुआ तो लोगों का खेती के ऊपर से भरोसा रहेगा या उठ जाएगा, बताओ। 2 चीज़ें, एक तो सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, एक जो तुम्हारा प्राइम ऑक्यूपेशन है खेती, एग्रीकल्चर, उसमें भी तुमको कुछ नहीं मिल रहा। तो अब तुम जीवन जीने के लिए क्या करोगे? कुछ ना कुछ नई चीज़ अपनाओगे, या तो तुम बिल्कुल ही वही चीज़ है ना, या तो तुम एडॉप्ट करो या फिर क्या है, विलुप्त हो जाओ। तो अगर तुमको सर्वाइव करना है तो तुम कुछ ना कुछ एडॉप्ट करोगे, और एडॉप्ट करोगे तो तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ विकास करोगे हटके। और बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे 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 यूज ग्रोथ हो रही थी लेबर की। क्यों ग्रोथ हो रही थी लेबर की? क्योंकि उसी समय पर एग्रीकल्चर में हार्वेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ज़ीरो हार्वेस्ट था। ठीक है, और ज़ीरो हार्वेस्ट की वजह से जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, लैंड लेस जो लोग थे, वो लेबर बन के कहाँ चले गए, इंडस्ट्रीज़ में चले गए। और जब वो लेबर बन के इंडस्ट्रीज़ में गए, वहाँ उन्हें काम मिल रहा था। तो ये फ्यूडलिज्म का शिकार थे पहले, फ्यूडल सिस्टम का। तो फ्यूडलिज्म से ये कहाँ चले गए, अर्बनिज्म में चले गए। इंडस्ट्री कहाँ बनती है, जहाँ इंडस्ट्री बनी वहाँ धीरे धीरे शहर विकसित हुए।
तो फ्यूडलिज्म से निकल के ये अर्बनिज्म में चले गए, ठीक है। और उसी समय पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया माइग्रेशन, ठीक है, इन्होंने किया माइग्रेशन, माइग्रेशन करके ये इंडस्ट्रीज के आसपास के एरिया में चले गए। इनके जो अर्बनिज्म में क्या हुआ, अर्बनिज्म की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल सेटिंग्स, ठीक है, रूरल सेटिंग्स यानी कि जहां पे सेटलमेंट होते हैं, टू अर्बन सेटिंग्स, ठीक है। वहां पर जब ये गए तो क्या होगा मैम, इनकी मैम फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब तो जाएंगे नहीं। आज भी क्या गांव में सारे लोग जाते हैं क्या बाहर, तो ये हुआ मैम हाउस होल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो शुरुआत इस तरीके से हुई हाउस होल्ड डिसइंटीग्रेशन की, समझे कि नहीं समझे, कल को कोई पूछे तो बता देना भैया, हाउस होल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो फ्यूडलिज्म से अर्बनिज्म की तरफ गए। और 1789 के जो लेट मंथ्स चल रहे थे ये, तो क्योंकि अगस्त वगैरह तक तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनना की शुरुआत हो गई थी, तो 1789 की 14 जुलाई को फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेज में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि राजा की पावर को लिमिट करेंगे। और जब फ्यूडलिज्म से अर्बनिज्म की तरफ कॉमन लोग जाने लगे तो सोशल रिलेशंस भी बदलने लगे। दूसरी बार जब ये फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि राजा की पावर को बिल्कुल लिमिट करना है, लेकिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने का मतलब कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन एक तरीके से फेल हो जाना, क्योंकि जो चीज़ इनको चाहिए था, आइडिया ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, वो फेल हो गया था। तो रिवॉल्यूशन जो है एंटर कर गया मोर रेडिकल स्टेज। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ उसी समय पर जो अर्बन पुअर में लोग थे। अब रिवॉल्यूशन होगा तो क्या अर्बन सिटीज़ बच जाएंगे, उससे नहीं बचेंगे। तो जो लोग पहले क्या हो गए थे, धीरे धीरे विस्थापित हो रहे थे लोग, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ चल रही हैं। जो लोग धीरे धीरे विस्थापित हो रहे थे स्लम्स में, उनकी लिविंग कंडीशन बहुत पुअर होती जा रही थी। और लिविंग कंडीशन, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई वहाँ पे भी, और जब लिविंग कंडीशन पुअर होंगी तो मैम जो लोग अपने बेहतर बैड हार्वेस्ट की वजह से अर्बन सिस्टम की तरफ गए थे, वहाँ पर भी मैम अर्बन डिके होने लगा। और जब अर्बन डिके हुआ तो हमने देखा कि लंदन नाम का जो शहर था, जिसमें साल 1800 में 9 लाख लोग थे, साल 1900 में, ठीक है, 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख लोग हुए, ठीक है। पेरिस, ये 9 लाख से 47 लाख। पेरिस में जबकि 6 लाख लोग थे, शहर पेरिस नाम के शहर में, जो फ्रांस के अंदर था, ये इंग्लैंड का देश है, इंग्लैंड का सिटी है, उसमें सिर्फ 3.6 मिलियन ही हो पाए। और बर्लिन जहाँ पर 1,70,000 लोग हुआ करते थे, वहाँ पर सिर्फ 2.7 मिलियन ही हो पाए। धीरे 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 इतना ही बढ़ पाया। और जब ये ड्रास्टिक चेंज देखा इन द फेस ऑफ सोशल वर्ल्ड, जब ये ड्रास्टिक चेंज हुआ तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स आई। अब आप ये चीज़ देखो, 9 लाख से 47 लाख 100 साल के अंदर, तो क्या हुआ, चाइल्ड लेबर बढ़ गई, ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन और ख़राब हो गई, ठीक है, मतलब वर्किंग कंडीशन और पुअर हो गई, लिविंग कंडीशन और पुअर हो गई, पावर्टी बढ़ गई, डिजीजेज, बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि स्लम्स में लोग रहने लगे। स्लम क्या है, स्लम इज अर्बन पुअर सेटिंग्स, ठीक है। स्लम्स में डिजीजेस बढ़ गई। पीपल जो है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उनको लंबे लंबे समय तक के लिए काम करना पड़ता था। इवन 16-16 घंटे बच्चे काम करते थे। और कभी कभी जब आप हिस्ट्री की किताब उठा के पढ़ेंगे, ये क्लास 9th और क्लास 10th वाली, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चे मशीनों के ऊपर काम करते करते नींद की वजह से जैसे ही गलती से उनकी आँख झपकती थी, तभी मशीन जो है उनका गला काट देती थी, और वो गला जो है मतलब उनकी जो गर्दन है वो भट्टी के अंदर चली जाती थी। ऐसी भी चीज़ें हुई। और इस सब के बदले उनको मिलता क्या था, लिटिल वेजेस, इनसफिशिएंट फूड, लैक ऑफ क्लीन वाटर, कोई हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं था, कोई एडिक्वेट शेल्टर नहीं थे। और इस चीज़ को इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं गेटोआइजेशन, ठीक है, जहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई मार नहीं रहा है, लेकिन ऐसी हालात जो है खड़े कर दिए, आपके लिए पैदा कर दिए, जैसे कि हिटलर ने गैस चैम्बर बनवाए थे, वैसे ही कि आपको मैं डायरेक्टली नहीं मारूंगा लेकिन मरने के लिए मजबूर कर दूंगा, वैसी ही सिचुएशन यहाँ होने लगी। और जब यहाँ होने लगी तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्लस अर्बनाइजेशन की वजह से इतनी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। एलियनेशन, जो काम कर रहे हो तुमको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, उस काम से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। स्लम्स बढ़ गए,
बॉन्ड्स जो बनाए गए थे वो बॉन्ड्स टूट गए, चाइल्ड लेबर हुआ, वर्क एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पॉवर्टी हुई, राइज इन क्राइम हुआ, विमेन एक्सप्लॉयटेशन हुआ, न्यू क्लासेस जो हैं बढ़ने लगी धीरे धीरे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई थी। क्या प्रॉब्लम? मोनार्की खत्म हो गई, और जब मोनार्की खत्म हुई तो उम्मीद थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट बनाने के लिए इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया वही लोग आपस में सत्ता की भूख के लिए लड़ने लगे, तो कोई गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी। राइज हुआ धीरे धीरे लिबरल्स का, लिबरल डेमोक्रेसी और क्योस बढ़ गया। डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर राइन ऑफ टेररिज्म बढ़ गया क्योंकि जैकोबियंस आ गए, ठीक है, और अलग अलग इस तरीके के सोशल ग्रुप्स बनने लगे, और इस वजह से क्या हुआ, दोनों ही चीज़ों की वजह से पूरा का पूरा फ्रेंच सोशल ऑर्डर डिसइंटीग्रेट हो गया, पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर जो है तहस नहस हो गया, ठीक है। डेमोक्रेसी आने वाली थी, हर कोई बात कर रहा था, एवरीवन टॉक्स, नथिंग हैपेंड, ये सब हुआ। ये है क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साइड इफेक्ट, ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साइड इफेक्ट। और जब ये हुआ, ठीक है, तो जब सोशल कंडीशंस इस तरीके की होने लगी दोनों ही चीज़ों की वजह से, तो जो कियोस था, कियोस क्या कि नो साइंस वाज एबल टू आंसर। इस कियोस के बारे में भाई सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि कहा गया था एक समय पे कि साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है, लेकिन समाज में जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसका जवाब किसी साइंस के पास नहीं था। जब किसी साइंस के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था तो सब्जेक्ट मैटर, कॉम्टे पहले ही कह के गए थे, अगस्त कॉम्टे ना, कि सोशल रिलेशंस को स्टडी करना बच्चों, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आई। सो देयर वॉज अ नीड फॉर अ न्यू साइंस एज अ न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज जो रेशनैलिटी पे डिपेंडेंट हो, जो साइंटिफिक टेक्निक्स के एडॉप्शन से चलती हो, और सोशल कियोस का, इस डिसऑर्डर का, इस रैपिड सोशल चेंज का आंसर दे सके। यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स जो हैं वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के संबंधों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए, और यहाँ पर रेगुलरिटीज़ की, पैटर्न्स की, प्रोसेसेस की सर्च की जाने लगी कि क्या सोशल पैटर्न्स हैं, क्या सोशल प्रोसेसेस हैं, क्या सोशल रेगुलेशन है समाज के अंदर। और यही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बना कि व्हाट टू स्टडी। आपसे कल को अगस्त कॉम्टे बोल के गए थे व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, तो आपको ये स्टडी करना है। अब ये सारी चीज़ों को स्टडी करना है, ठीक है। सोशल कियोस का जवाब कोई देने वाला नहीं था, तो कैसे स्टडी करें? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको अब पढ़नी थी। तो सब्जेक्ट मैटर किस वजह से आया? ड्यू टू सोशल चेंज की वजह से आया, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट मैटर था क्या? सोसाइटी। साइंटिफिक मेथडोलॉजीज किसकी वजह से मिलेंगी हमको? ड्यू टू इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट्स की वजह से मिलेंगी। साइंटिफिक मेथडोलॉजीज हमको पॉलिटिकल फिलॉसफी से मिलेंगी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री से मिलेंगी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से मिलेंगी, और सोशल एंड, हाँ जी, सोशल एंड आपका कौन सा चेंजेस थे? सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है। इन सब से जो है हमको तरीके मिलेंगे कि कैसे स्टडी करना है। तो ड्यू टू इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट्स हम समझ पाएंगे हाउ टू स्टडी, एक प्लान्ड तरीके से हम समझ पाएंगे। और सब्जेक्ट मैटर हमको समझ में आ गया क्या है? ये है एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल है, क्यों? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही जनरेट हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही जनरेट हो गई, किसी ने जानबूझ के जनरेट नहीं करी। इट वॉज एक्सीडेंटल। समाज में इतने बड़े स्तर पर कियोस, इट वॉज एक्सीडेंटल, ठीक है। सोचा तो सबने अच्छा अच्छा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो ये सोशियो और ये लॉजी, लॉगस, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, और दोनों को ही अगर मर्ज कर दें तो इसका एक ही जवाब है, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो पहले सबने सोचा था, पहले अगस्त कॉम्टे ने क्या बोला था कि एक प्लान्ड तरीके से आप जो है इसको क्या करो, स्टडी करो सोशल रिलेशंस को। लेकिन बाद में जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये मैम एक्सीडेंटल बन गया, है ना। पहले प्लान्ड था, कॉम्टे ने बोला था कि प्लान्ड तरीके से करो, तो प्लान्ड तरीके से तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन एक्सीडेंटल तरीके से सब कुछ हो गया, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले इतना सडन कुछ नहीं हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द, मतलब
वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं। टिल दैट टाइम, उससे पहले, फ्रांस रिवॉल्यूशन से पहले इतना बड़ा कोई रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ था जिसकी वजह से समाज में इतने बड़े स्तर पर क्योस, ठीक है, जनरेट हो जाए, ठीक है। और उससे पहले बस यही था कि इट वॉज गोइंग टू अ प्लान्ड साइंस। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अर्बनाइजेशन आया जिसने कि समाज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, देन इन सब चीज़ों ने मिलके इसको बनाया एक्सीडेंटल साइंस। तो कल को कोई पूछे कि सोशियोलॉजी इज अ प्लान्ड साइंस और एक्सीडेंटल साइंस, तो भैया पहले सोचा ये गया था कि ये प्लान्ड साइंस होगी, ठीक है, लेकिन ये कौन सी साइंस बन गई भैया, ये बन गई एक्सीडेंटल साइंस। अब मैं आपको एक माइंड मैप दिखाती हूँ जो इस पूरे के पूरे टॉपिक को आपको कवर करा देगा, और आज की डेट में हम यहीं तक खत्म कर देंगे और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ नोट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये नोट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं जिनमें बुक्स और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके लिए मैंने बोला भी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ें आप, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है पॉजिटिव फिलॉसफी, कॉम्टे ने पॉइंट आउट करी थी कि इसको पॉजिटिव फिलॉसफी रखेंगे हम, प्लैंड रखेंगे, लेकिन बाद में ये प्लैंड हुई नहीं, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी मैंने आपका यहाँ तक जितना हमारे काम का है उतना मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बस ये एक स्लाइड और कवर कर लेते हैं, फिर आज की डेट में ख़त्म करते हैं। तो ये माइंड मैप है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, जितना हमने पढ़ा है। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी दो वजह से हुआ, एक है आपका सोशल कंडीशंस और एक है आपका इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट्स। सोशल कंडीशंस हमको बताती हैं व्हाट टू स्टडी, हमको सोशल कंडीशंस ही तो पढ़नी है, व्हाट टू स्टडी। किसी भी साइंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। व्हाट टू स्टडी क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर है, क्या पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट में, आपको क्या पढ़ना है, सोशल कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एंटेसिडेंट्स हमको बताते हैं हाउ टू स्टडी, ठीक है, यही पढ़े हमने। और इसमें चार चीज़ें, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी, बायोलॉजिकल थ्योरीज और सोशल सर्वेज। सोशल सर्वेज में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमने देखे। ये जितने भी इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं ये लीड करते हैं रीजनेबिलिटी को, लॉजिकल एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को, टेक्निक्स को टू स्टडी द सोसाइटी, एंड राइज ऑफ रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म। रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म में मैंने आपको बताया था, ठीक है, रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म, ये सारी चीज़ें जुड़ के हमको क्या देती हैं, रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म, लॉजिकल फ्रीडम देती है हमको, लॉजिकल फ्रीडम टू स्टडी द सोसाइटी, ठीक है। और सोशल कंडीशन यानी कि हाउ टू स्टडी, तो वो क्या है, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम्स हुई वो हमने देखा, कोलैप्स हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी का, नई सोशल करंट्स, नई सोशल विचारधाराएं आई, न्यू आइडिया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के, नया रूल आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हमने देखा कि लेबर को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया मशीन्स के द्वारा, नए नए इनोवेशंस हुए, एंटरप्रेन्योरशिप का राइज हुआ, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस खुलने लग गए, ठीक है, रेशनलाइजेशन हुआ सोसाइटी का, धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता चला गया, ये हम इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी में पढ़ेंगे। रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, नई नई क्लासेस बनी, ठीक है, पहले सिर्फ एक मिडिल क्लास हुआ करती थी, फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऐसे बनी। और पॉपुलराइजेशन, आपकी क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई। ये दोनों सोशल कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, सोशल कियोस बढ़ा, डिसऑर्डर बढ़ा, रैपिड सोशल चेंजेस बढ़े। प्रॉम्प्टेड जितने भी थिंकर्स थे उनको जो है नया एक सब्जेक्ट मैटर मिल गया कि अब हमको ये सारी चीज़ों पे स्टडी करना है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के संबंध हमको देखने हैं, रेगुलरिटीज, पैटर्न और प्रोसेसेस देखने हैं। और इसी तरीके से क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का, जो कि क्या है वन ऑफ द यंगेस्ट साइंसेज है। देखो मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करी और आज मैंने थोड़ा खींच के पढ़ाया है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ये नोट्स भी मैंने आपके लिए डाले हुए हैं पढ़ने के लिए। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है, कैसे लिखना है पॉलिटिकल फिलॉसफी की। इट इज़ ट्रू कि कोई भी हिस्ट्री ऑफ सोशल लाइफ है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और ये उतनी ही प्रॉब्लम्स पुरानी है जितनी पुराना ह्यूमन बीइंग खुद है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ये तभी से शुरू हो गया था जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो नया है, ठीक है।
तो ये ऐसे करके आप पॉलिटिकल फिलोसफीज को अच्छे से लिख सकते हैं, शुरुआत अपने आंसर की अच्छी कर सकते हैं। इसमें सेंट ऑगस्टाइन डी सेविटेट डाय के बारे में बताया है, जो 345 से 430 एडी के बीच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से लेके जो है हम लोग कहाँ चले हैं, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक आए हैं। वो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वगैरह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थॉमस एक्विनिस का नाम मिलेगा आपको यहाँ पे आपको डी मोनार्की ऑफ डेंटे का नाम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स हैं। मकाइवली का मिलेगा, थॉमस मोरे का मिलेगा, यहाँ पे आपको थॉमस कैम्पलेना का मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रांसिस बेकन का आइडिया मिलेगा। ये मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो आपको किसी बुक्स में तो इतना ईजिली नहीं मिलेंगी, ठीक है साहब। तो ये पढ़ लीजिएगा अब, और नोट्स जो है मैं आज आपके अभी अपलोड कर दूंगे इन दी आफ्टर दी सेशन। तो अब जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए दिया था, तो भैया पोस्ट करेंगे अपने आंसर्स इन दी टेलीग्राम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरेस्ट लूँ इन चेकिंग योर आंसर्स, अभी तो मैं खुद जो है फैमिली के साथ बाहर हूँ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हाउ द ये आपको क्वेश्चन दिया था, ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब जो है आप ये वाले सवाल का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप ज़रूर बताएंगे। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब लोग फ़ायदा ले सकें। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।